नमस्कार दोस्तों, आज हम महाराणा सांगा के बारे में जानेंगे, जिन्हें इतिहास में हिंदू पथ के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 12 अप्रैल 1484 में राणा रायमल के घर में हुआ था। कुंवर पृथ्वीराज और जयमाल इनके भाई थे। बहुत संघर्ष करने के पश्चात 1509 में इनका राज तिलक हुआ। राणा सांगा ने अपनी सूझबूझ, कर्तव्य निष्ठा और पराक्रम के दम पर ही मेवाड़ की कमान हासिल की थी। इस संघर्ष में इनको अपनी एक आंख भी गंवानी पड़ी थी। राजा बनने के बाद इनको कभी विश्राम करने का मौका ही नहीं मिला, या यूं कहें कि इन्होंने अपने आगे का जीवन युद्ध के मैदान में ही बिताया। इस समय मेवाड़ राज्य काफ़ी असुरक्षित था, क्योंकि दिल्ली में सिकंदर लोदी, मालवा में नसीरुद्दीन तथा गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा राज्य करते थे, जो कभी भी मेवाड़ पर हमला कर सकते थे। राणा ने सबसे पहले मेवाड़ राज्य को सुरक्षित बनाया। उसके बाद राजपूताना को विदेशियों से आज़ाद करवाने के लिए दिल्ली सल्तनत से युद्ध करने की तैयारी कर ली। राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को 1517 में खातौली के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया। इससे पूरे राजपूताना में राणा की दाग जम गई। इस युद्ध के बाद इब्राहिम लोदी बुरी तरह बौखला गया और अपनी पराजय का बदला लेने के लिए सुल्तान ने अपने 2 सेनानायकों मियाँ हुसैन फरमूली और मियाँ माखन के साथ एक विशाल सेना भेजी। राणा ने इस सेना को धौलपुर में ही रोक दिया तथा 1518 में बाड़ी के युद्ध में दिल्ली सल्तनत की ताकत को मिट्टी में मिला दिया। इस विजय से पूरे उत्तर भारत में राणा सांगा सबसे शक्तिशाली राजा बन गए। किसी भी देसी और विदेशी शासक में राणा सांगा से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं थी। अब राणा सांगा का अगला लक्ष्य दिल्ली सिंहासन पर भगवा ध्वज लहराना था, और ऐसा होना संभव ही था, क्योंकि इब्राहिम लोदी की सेना बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। लेकिन इस अवसर का लाभ उठाने के लिए राणा सांगा के साथ साथ एक और योद्धा तैयार था, फरगाना का शासक बाबर, जो दिल्ली जीतने के लिए अपने साथ अरब से तोपखाने भी लाया था। बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त करके दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया तथा राजपूताना की ओर रुख किया। बाबर ने अपने बहनोई मेहंदी ख्वाजा को सेना के साथ भरतपुर के बयाना दुर्ग पर कब्जा करने भेजा, जिसमें ख्वाजा सफल रहा। अब राणा सांगा को इसका जवाब देना था। दोस्तों, भारत पर वर्षों तक विदेशियों का शासन रहा। इसका ये मतलब कतई नहीं था कि भारतीय कमज़ोर योद्धा थे, बल्कि इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी आपसी मनमुटाव के कारण एकता का न होना। लेकिन दोस्तों, वो राणा सांगा ही थे जिन्होंने इस कमजोरी को भाप कर वो कर दिखाया जो भारत के बड़े बड़े राजा न कर सके। उन्होंने अपने साथ 1-2 नहीं, करीब दर्जन भर राजाओं को इकट्ठा कर लिया। मारवाड़ के मालदेव, मेड़ता के रायमल राठौड़, सिरोही के अखेराज, डूंगरपुर के रावत उदय सिंह, सलुम्बर के रावत रतन सिंह, सादड़ी के झाला अज्जा, गोगुंदा के झाला सज्जा, चंदेरी के मेदिनी राय, आमेर के पृथ्वीराज, बीकानेर के राव कल्याणमल, रायसीन के सलहदी तंवर, महमूद लोदी, हसन खां मेवाती आदि को साथ लेकर राणा सांगा ने आगरा की ओर कूच किया, जहां बाबर की सेना थी। बयाना में मेहंदी ख्वाजा की सेना ने सांगा को रोकने का प्रयास किया, लेकिन सांगा को रोकना शेर के सामने आने के बराबर था। उल्टा सांगा ने ही बयाना दुर्ग को घेर लिया और मेहंदी ख्वाजा को जान बचाना मुश्किल हो गया। अपने बहनोई को बचाने के लिए बाबर ने सेनापति सुल्तान मिर्ज़ा के नेतृत्व में एक विशाल सेना बयाना भेजी। 16 फरवरी 1527 में दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की सेना को पीठ दिखाकर भागना पड़ा और सांगा की विजय हुई। राणा सांगा ने युद्ध धर्म का परिचय देते हुए भागती हुई मुगल सेना का पीछा नहीं किया, बल्कि आगरा में बाबर को युद्ध की तैयारी का पूरा मौका देना ही उचित समझा। लेकिन दोस्तों, उस महान योद्धा से यही चूक हो गई, क्योंकि बाबर भारत में साधारण हथियारों के साथ नहीं, बल्कि गोला बारूद और तोपें लेकर आया था। अब बाबर के खेमे में हलचल मच गई। उसने सबसे पहले अपनी घबराई हुई सेना को संगठित किया और इस युद्ध को जिहाद यानी धर्म युद्ध घोषित किया। बयाना युद्ध के ठीक 1 महीने बाद 16 मार्च को बाबर खानवा के मैदान में आ पहुंचा। अगले दिन 17 मार्च 1527 को सांगा की सेना भी खानवा पहुंच गई और सुबह 9:30 बजे दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो गया।
शुरुआत में सांगा की सेना बाबर पर भारी पड़ने लगी, परंतु वीरतापूर्वक लड़ते लड़ते सांगा पूरी तरह घायल हो गए, जिनको अकेरा सोनगरा युद्ध क्षेत्र से बाहर ले आए। इस घटना के बाद झाला अज्जा ने सांगा का राज चिन्ह तो धारण कर लिया, परंतु राजपूत सेना में नेतृत्वकर्ता की एक कमी हो गई और राजपूत सेना पूरी तरह बिखर गई। इसके अलावा बाबर की तोपों और दिलुकमा युद्ध पद्धति का जवाब भी राजपूत सेना के पास नहीं था। फलस्वरूप बाबर जीत गया। उसने क्रूरता की हदें पार करते हुए युद्ध के मैदान में पराजित योद्धाओं की खोपड़ियां काटकर उनका ढेर लगा दिया और खुद को गाजी की उपाधि प्रदान की। राणा सांगा के प्राण तो बच गए, परंतु उन्हें अपनी पराजय स्वीकार नहीं थी। उस महान योद्धा ने मातृभूमि के गौरव के लिए एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंवा दिया था और साथ ही युद्धों में लड़ते हुए पूरे शरीर पर 80 प्रकार के घाव हो चुके थे। अब उनके शरीर का अंश मात्र हिस्सा ही काम करता था, इसलिए कर्नल टॉड ने भी उनको आंशिक सिपाही की संज्ञा दी थी। राणा सांगा ने इतना कुछ गंवाने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और बाबर से टक्कर लेने के लिए साथियों को संगठित करना प्रारंभ किया, लेकिन कुछ डरपोक साथियों ने मिलकर सांगा को धोखे से जहर खिला दिया, जिससे 30 जनवरी 1528 को बसवा में उनकी मृत्यु हो गई, जहां आज भी उनका चबूतरा बना हुआ है तथा उनका अंतिम संस्कार मांडलगढ़ में किया गया, जहां उनकी छतरी आज भी मौजूद है। दोस्तों, बाबर ने अपनी आत्मकथा में सांगा के बारे में लिखा है कि अगर उसके उत्तराधिकारी भी सांगा की तरह ही वीर होते तो मुगल साम्राज्य भारत में कभी भी जम नहीं सकता था।